तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और सबसे प्यारे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का ये चैप्टर 1 होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम देखेंगे कि क्या होता है फ्रेंड क्लासेस, फ्रेंड फंक्शन, दिस पॉइंटर। हम पूरी जर्नी में स्टार्ट करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको आगे इनहेरिटेंस ली जाती है। तो आप ये पूरे कोर्स में साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है हर्षवर्धन। तो चलिए बिना वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे कंसेप्ट के बारे में, जो कि है प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक्चुअली में होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक ऐसा तरीका समझ सकते हो, एक ऐसा तरीका है जिससे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। ठीक है। अब आपके पास क्या है, सपोज जैसे देखो, आपके पास अगर एक घर है, सपोज घर ले लो, या आप चाहो तो कुछ भी एक क्लास ले सकते हो। ठीक है। आपने एक क्लास ली। अब इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा कैसे होंगे, इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। और उस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होंगे, जो नॉन इंटेलिजेंट होंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मीडियम होंगे। तो आप क्या करोगे कि इस पूरी क्लास में इनको क्या करोगे, क्लासीफाई करके रखोगे कि यार ये जो बच्चा है ये मीडियम है, ये वैसा नहीं। तो ऐसे ही क्या था कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो अलग अलग तरह की बहुत सारी थी। ठीक है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी। हमारे पास रिएक्ट जेएस आ गया। ठीक है। हमारे पास और भी जैसे पाइथन थी, हमारे पास आर लैंग्वेज है, हमारे पास सी लैंग्वेज है, हमारे पास और भी लैंग्वेज जैसे डार्ट हो गई, ये लैंग्वेजेस है। बट कौन सी लैंग्वेज का क्या करने वाली है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा उसके क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन उसको इजी कर देगा उसके फीचर के अपॉन पे, जब उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि ये लैंग्वेज ये काम आ सकती है, ये लैंग्वेज ये काम आ सकती है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेसिकली एक तरीका माना जाता है जिससे आप क्या करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई करते हो। तो अब आप समझ गए होंगे क्या होता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम, एक तरीका जिससे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासीफाई करोगे बेस्ड अपॉन द फीचर्स। आगे मूव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट तरीका कि भाई किस बेसिस पे करा जा सकता है। तो दो तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम होते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है इंपेरेटिव पैराडाइम और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव पैराडाइम। तो सबसे पहले हमने देखा प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जो ऐसा तरीका जिससे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बेस्ड अपॉन द फीचर क्लासीफाई करते हो। ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा कि भाई अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम भी दो तरह के होते हैं, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब देखते हैं इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, फोकस करता है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जो फोकस किस पे करती है, फोकस करती है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसके ऊपर फोकस करती है। ये ऐसी स्टेटमेंट्स को यूज करती है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट को यूज करती है जो कि क्या करती है, प्रोग्राम के स्टेट को चेंज कर देती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। देखो होता क्या है ना, अगर हम बात करते हैं इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव पैराडाइम की, तो जो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो फोकस करता है किसी भी प्रॉब्लम के स्टेप्स के ऊपर, कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसमें क्या ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे वो सॉल्व होगी। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम फोकस करती है कि वो प्रॉब्लम है क्या, व्हाट। तो एक फोकस करती है व्हाट के ऊपर, एक फोकस करती है स्टेप्स के ऊपर। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जो कि फोकस किस पे करेगी, हाउ टू सॉल्व, यानी प्रोसीजर के ऊपर, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है। तो अब आप जब है ना प्रोग्रामिंग के अंदर आगे जाओगे कि आप कैसे सॉल्व करोगे, जब हम हाउ पे जाएंगे कि किसी भी चीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व इट, तो हम क्या चीज देखेंगे, हम देखेंगे कि यार किस स्टेप में, जैसे अगर मेरा स्टेप 1 है कि भाई आपको कैसे सॉल्व करनी है, अगर आपको चाय बनानी तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन पानी उबालेंगे, तो ये अपना स्टेट 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर शक्कर डालेंगे, ये हमारा स्टेट 2 आ गया। फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, ये उसका नेक्स्ट स्टेप आ गया। फिर उसको हम थोड़ा गर्म करेंगे, उसका 4 स्टेट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, उसको उसमें दूध डालेंगे, ये उसका 5th स्टेट आ गया। तो अब हो क्या रहा है, हर लेवल के हिसाब से स्टेट बदलती जा रही है। तो यही है मेन इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या करती है, फोकस करती है हाउ के ऊपर, यानी स्टेप्स के ऊपर, कि किसी भी प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो आई थिंक वो क्लियर हो चुका होगा कि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो कि फोकस करती है किसके ऊपर, स्टेप्स के ऊपर, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या स्टेप होंगे, ये होती है आपकी इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है आपकी डिक्लेरेटिव, लेकिन उससे पहले हम इंपेरेटिव के भी टाइप्स को देखेंगे। तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के बेसिकली होते हैं 3 तरह के टाइप। तो जो सबसे पहला टाइप है इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का, वो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि फोकस करती है प्रोसीजर्स के ऊपर। ठीक है। तो आप 3 तरह के टाइप कौन से हैं, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट बेस्ड और पैरेलल प्रोसेसिंग। तो पहले जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है वो फोकस करती है बेस्ड ऑन द प्रोसीजर,
यानी जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, हाउ के ऊपर, तो वो बेसिकली प्रोसीजर्स पे फोकस करती है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप कोड लिखा हुआ होगा कि सबसे पहले आप यूजर से इनपुट लोगे, फिर इनपुट लेने के बाद ये फंक्शन होगा, उस फंक्शन के बाद ये आउटपुट आएगा। तो ये क्या है, सारा एक लेवल वाइज चल रहा है, यानी क्या चल रहा है, एक प्रोसीजर में चल रहा है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो किसके ऊपर हो, प्रोसीजर्स के ऊपर बेस्ड हो, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आती है दूसरी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट होती है और क्लासेस होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये भी क्या होती है, हाउ पे फोकस करती है, यानी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, क्या कंपोनेंट यूज करने पड़ेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कॉल को यूज करना पड़ेगा, कैसे फाइल हैंडलिंग लगानी पड़ेगी, ये सारा किस में आता है, ऑब्जेक्ट बेस में आता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना आप लोग, वो ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, या हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है आपका डेटा और दूसरा होता है कोड। जब आप डेटा और कोड को मिक्स करते हो तब जो चीज बनती है उसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट्स का। आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो ऑब्जेक्ट इज नन अदर बट द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कोड। क्लियर है? अभी मैं क्लासेस वगैरह के बेसिक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं कोई क्लासेस वैसेस नहीं लेके आया बीच में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा एंड अ कोड। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब डेटा किस फॉर्म में होता है, डेटा नो डाउट इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में होगा। और जो आपका कोड होता है वो किस फॉर्म में होता है, कोड होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि स्टेप बाय स्टेप कोड लिखा हुआ होता है, तो वो किस फॉर्म में होगा, वो प्रोसीजर के फॉर्म में होगा। और जो आपका डेटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ये। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फोकस करती है प्रोसीजर के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम को। और ऑब्जेक्ट बेस्ड जो होती है वो फोकस करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती है, डेटा एंड कोड। अब डेटा किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, और कोड किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग पे। अब देखो, पैरेलल नाम से लग रहा है यार, यानी साथ साथ में काम करना, पैरेलल में काम करना, यानी जब एक या एक से ज्यादा कंप्यूटेशन साथ साथ में रन होते हैं तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो क्या था, ऐसी कंप्यूटेशंस और ऐसी कैलकुलेशंस जो कि कैसे चलती हो, पैरेलली चलती हो, यानी साथ साथ एकदम। देखो, पैरेलल चलेगा, ये ए है ये बी है, दोनों कंप्यूटेशन कैसे चलेगी, साथ साथ चलेगी। तो ऐसी कंप्यूटेशन को हम क्या दे देंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग का नाम। तो वापस से हम रिपीट करेंगे, तीन तरह की इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कौन कौन सी थी, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। प्रोसीजर जो कि फोकस करती है प्रोसीजर्स के ऊपर, उनके कॉल के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस करती है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के ऊपर। ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, डेटा और कोड। डेटा किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, और कोड किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, क्लियरली एकदम दिमाग में घुस चुकी होगी अभी तक तो। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। अब आते हैं आगे। अब देखो, मेरी ढंग से बात सुनना। अब आती है आपकी नेक्स्ट पॉइंट जो कि होने वाला है पैरेलल प्रोसेसिंग का। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग बेसिकली आप ये मान सकते हो कि जब आप एक और एक से ज्यादा दोनों कैसे चल रहे हो, पैरेलली चल रहे हैं। एक या एक से ज्यादा प्रोसेस कैसे रन हो रहे हैं, पैरेलली रन हो रहे हैं। तो ऐसी तरह की प्रोग्रामिंग को हम क्या देते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि तीन तरह की प्रोग्रामिंग इंपेरेटिव में कौन कौन सी होती है, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट बेस्ड और पैरेलल प्रोसेसिंग। अब एग्जांपल प्रोसीजर का क्या होगा, सी लैंग्वेज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सी प्लस प्लस इज द बेस्ट एग्जांपल, इवन जावा इज द बेस्ट एग्जांपल। और पैरेलल प्रोसेसिंग का जावा इज बेस्ट एग्जांपल एंड पाइथन इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल। तो ये मैंने आपको बता दिया है कुछ लैंग्वेजेस के बारे में जो कि इनके एग्जांपल्स है। अब हम आगे चलते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, ऑल आउट क्या होगा कि मैंने इसको डिटेल में आपके लिए स्लाइड्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आ चुका है डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव यानी आपको डिक्लेयर करना है। ठीक है, यानी आप किसके लिए कोड लिख रहे हो, आप अब रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो सिर्फ। अब आप ये फोकस नहीं कर रहे आपको जाना कहाँ है। देखो क्या था, बेसिक समझो, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, आपको ए से बी तक जाना है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फोकस करती है इस रास्ते के ऊपर,
कि आप इस ए से बी पर कैसे जाओगे, ठीक है, क्या रास्ता फॉलो करोगे। ऐसी लैंग्वेजेस को आप बोलते हो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, या आप कह सकते हो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सिर्फ यही फोकस करती है कि आप बी पे जाना है, आपको सिर्फ बी पे। अब आप कोई भी रास्ता लो, नो डाउट, नो मैटर विच एवर रूट यू टेक, बट द व्हाट मैटर्स इज दैट यू हैव टू रीच ऑन योर गोल। ओनली गोल मैटर कर रहा है, रास्ता मैटर नहीं कर रहा। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो फोकस करती है गोल के ऊपर, आउटकम के ऊपर, डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बहुत अपने लिए तालियां बजा दो फटाफट, दोनों कंसेप्ट समझ गए, इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, कि भाई हमने क्या देखा, डिक्लेरेटिव देखा। अब एक चीज और देखेंगे कि डिक्लेरेटिव जो था उसके भी टाइप्स होते हैं, तो अब उसके भी टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं भाई। कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं डिक्लेरेटिव के लिए, कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कोई म्यूटेबल वेरिएबल्स नहीं होते, और डेटा के फ्लो को भी ये एक्सप्रेस कर पाता है। यानी मैंने क्या बोला, वापस ढंग से सुनना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर हम इंपेरेटिव की बात करते हैं ना गाइस, तो इंपेरेटिव में साइड इफेक्ट होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होता है, इंपेरेटिव में साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए डिक्लेरेटिव की, तो डिक्लेरेटिव में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है, और इसमें क्या होता है, और इसमें कोई म्यूटेबल वेरिएबल्स नहीं होते। इसमें डेटा फ्लो को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारे डिजर्व गोल के ऊपर। अब आपको समझ में आ गया होगा डिक्लेरेटिव। तो आगे चलते हैं फटाफट से। अब देखो, तीन तरह के आपके क्या होता है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग होती है। तीन तरह की डिक्लेरेटिव होती है, कौन कौन सी, लॉजिकल, फंक्शनल एंड डेटाबेस। समझ गए, तीन तरह से कौन कौन सी थी, लॉजिकल, फंक्शनल एंड डेटाबेस। लॉजिकल प्रोग्रामिंग किस पे फोकस करती है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग आपकी फोकस करती है उन प्रोग्राम्स के ऊपर जो कि रिटर्न है किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक फॉर्म। यानी आपने लॉजिकल फॉर्म में लिखा। लॉजिकल फॉर्म कैसे होता है, जैसे मैं बताता हूं, देखो आपने लिखा हर्ष, आपने हर्ष लिख दिया, ठीक है। अब हर्ष क्या है, उसकी जगह आपने, जैसे अगर मैं लिखता हूं ब्रदर, ब्रैकेट में आपने लिख दिया x, y, तो ये एक लॉजिकल फॉर्म है। कैसे, ये फॉर्म क्या बता रही है कि x इज ब्रदर ऑफ y, x इज ब्रदर ऑफ y। यानी आपने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा जो कि क्या फॉर्म में है, लॉजिकल फॉर्म में। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि प्रोग्राम लिखती है लॉजिकल फॉर्म में, बेस्ड अपॉन द लॉजिक्स, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, एक ऐसा सेंटेंस लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका सबसे प्यारा उदाहरण है आपकी प्रोलॉग, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और अगर प्रोलॉग को समझना है ना, तो प्रोलॉग की एक अलग वीडियो है मेरे चैनल पे, ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो, इस पे पूरी प्रोलॉग का एक कोर्स बनाया हुआ है, 2 घंटे 3 घंटे का, जाके देख लो, पूरी प्रोलॉग हो जाएगी कवर। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोग्राम को रिटर्न किया किससे फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलेंगे, आपकी लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, जो कि है आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, कुछ कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो केवल फोकस करती है फंक्शनल कॉल पे। किस पे फोकस करती है, केवल केवल और केवल फोकस करती है फंक्शनल फॉर्म पे, फंक्शनल कॉल पे। तो ऐसी प्रोग्राम लैंग्वेज जो केवल फंक्शन को कॉल करने का दायित्व उठाए, यानी मैंने क्या बोला, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो केवल किस पे फोकस करती है, फंक्शन के कॉल पर, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या कहा जाता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी लिस्प है। अब आ जाते हैं थर्ड तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि होने वाली है डेटाबेस। डेटाबेस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो दो चीजों के ऊपर ही बेस्ड होती है, बेस्ड अपॉन द डेटा, एंड नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ डेटा। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एसक्यूएल। सबसे पहले हमने देखा लॉजिकल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं,
प्रोग्रामिंग में लॉजिकल सेंटेंसेस को लिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। कोई बड़ा सेंटेंस है तो उसको हमने लॉजिकल फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ब्रदर लिख के बताया, ब्रैकेट में मैंने एक्स और वाई लिखा, मैंने क्या बोला, इसका क्या मतलब है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ये एक लॉजिकल फॉर्म है। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई एक सेंटेंस था, मैंने उसको लॉजिकल फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिसमें फंक्शनल कॉल ही एकमात्र चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो डेटा और मूवमेंट ऑफ डेटा पे काम करती है, जैसे एसक्यूएल हो गया, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तुम मेरे हिसाब से पूरा कंसेप्ट समझ गए इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव का, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर मैंने वही चीज तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से समझाई भी है, ठीक है, कि ये केवल प्रोसीजर पे फोकस करती है। ये सारा यहाँ पर रिटर्न मटेरियल है, इसको एक बार देख सकते हो, सेम वही चीज मैंने समझाई है। तो अब हम इंट्रोडक्शन लेंगे ऑब्जेक्ट्स का, कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फटाफट से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में होता क्या है। और अभी हमने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को एकदम अच्छी तरीके से डिस्कवर किया, उसको एक्सप्लोर किया। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख रहे हैं ना, सी लैंग्वेज की, ये पूरी बेस्ड है आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और क्लासेस के ऊपर। तो हम फटाफट से देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट्स होता है ना, वो होता है एक कोई भी एंटिटी, ठीक है यार। जैसे आपके पास पेन है, पेपर है, ये फोन है जो इसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये लैपटॉप है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, टीवी है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, फिजिकल एंटिटी जो भी आपके पास है, उसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो तूने सही बताया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है, बट सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स क्या होता है यार, सी लैंग्वेज में क्या होते हैं। तो देखो, होता ये है गाइस कि जो सी लैंग्वेज है ना आपकी, जो आपकी सी लैंग्वेज है, ये एक तरीके से आपका है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। सी लैंग्वेज खुद अपने आप के जो खुद के भी इसके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, बहुत सारे हैं। देयर आर एम्प्टी फुल एंड कनेक्शंस ऑफ डाटा, मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शंस है ऑब्जेक्ट्स के सी लैंग्वेज अकेली के अंदर। तो सी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो फोकस करती है केवल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी सपोज ये मान लो कि एक बहुत बड़ी क्लास है, मैं आपको वही एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। ये एक क्लास है, अब इस क्लास में जो भी चीजें है ना भाई, एक स्टूडेंट नंबर 1 है, ये स्टूडेंट 2 है, और ये स्टूडेंट 3 है। तो इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, ये क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं किसके, इस क्लास के। समझ गए, समझ गए ना। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट एक कुछ नहीं है, इट इज एन एंटिटी। आप ये कह सकते हो, इट इज एन एंटिटी which is can be a physical or logical, but in terms of object oriented programming, object is an instance of a class। कैसे, क्या डेफिनेशन बोली, वापस ढंग से सुनो। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी अगर कोई मैंने यहाँ क्लास बनाई है, ठीक है, और इस क्लास के अंदर कुछ जैसे फंक्शन हो गए, ठीक है, इस क्लास के अंदर जो भी ये चीजें हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है। यानी इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हैं, जैसे स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, और स्टूडेंट 4 है। तो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ये चारों क्या है, ऑब्जेक्ट है किसके, क्लास के। समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट है क्लास के, यानी किसके अंदर ही है, क्लास के अंदर ही है। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब क्या होता है, इंस्टेंस यानी एक एक्सटेंशन, एक छोटा मतलब अंश, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक अंश है किसका, क्लास का, जिसमें क्लास की सारी प्रॉपर्टीज है। समझ गए, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। या आप ये कह सकते हो, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच इज डिक्लेयर्ड टू एक्सेस द फीचर्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक क्या है, एंटिटी है जो कि क्यों बनाई जाती है, टू एक्सेस द फीचर ऑफ अ क्लास, एक क्लास के फीचर को एक्सेस करने का काम करती है। अब मेरे हिसाब से तुम लोग समझ गए हो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं, क्लासेस, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, व्हाट इज क्लासेस। ऑब्जेक्ट समझ गए ना, ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला, इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो अब क्लासेस क्या होगी, द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, या आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्लास। एक ब्लूप्रिंट क्या है,
क्लास है, ठीक है। इट्स जस्ट ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये कह सकते हो। ब्लूप्रिंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास में जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर होना बहुत सी स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, समझ गए। आगे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हूप्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हूप्स, आगे देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहली है इसकी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब मैं आपको एकदम वन शॉट रिवीजन है तो मैं फटाफट आपको छोटे छोटे तरीके से बता दूंगा। तो देखो होता ये है, अगर ये मेरे पास क्लास ए है और ये मेरी क्लास बी है, मैंने दो क्लासेस बनाई, ठीक है। आप C++ में क्लासेस बना सकते हो, मैंने दो क्लासेस बनाई, क्लास ए और क्लास बी। अब मैं चाहता हूं कि ए में मैंने जो फंक्शन बनाए हैं वो मैं किस में ले लूँ, सारे बी में, जिससे मेरे को बी में इसको वापस ना बनाना पड़े। तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं, इस फीचर को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या हुआ, इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी आप ये कह सकते हो कि क्लास ए और क्लास बी जब मैंने दो बनाई, और अगर मेरे को क्लास ए के सारे फीचर को यूज करना है तो मैं इसको इनहेरिट कर दूंगा क्लास बी में, समझ गए। और उस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, समझ गया। इससे क्या है, कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आगे कोड का जो लिखने का तरीका है ना, आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या कर रहे हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में डाल देता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आगे आ जाओ। जो नेक्स्ट है हमारा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। हम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा बताता हूँ। टास्क एक ही है बट उसको करा अलग अलग तरीके से जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मैं हर्ष हूँ, ठीक है, तो मैं आपके साथ अलग हूँ, मेरे दोस्तों के साथ अलग हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ अलग हूँ, लेकिन मजे की बात क्या है, हूँ तो हर्ष ही, समझे कि नहीं समझे, हूँ तो हर्ष ही, यानी एंटिटी सेम है बट काम अलग अलग है, वही पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में एक टास्क है, उसको करा अलग अलग तरीके से जा रहा है, ठीक है, टास्क एक ही है बट करा अलग अलग तरीकों से जा रहा है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। जो नेक्स्ट पिलर है उसको हम बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पिलर। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का पिलर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो इंटरनल डिटेल्स है ना उसको हाइड करना और फंक्शनैलिटी को शो करना। जिसका मतलब आगे समझ सकते हो कि अगर आपको सपोज फोन कॉल आया, ठीक है, ये मेरा एक फोन है, यहाँ पर मेरे पास मेरा फोन है, अब मेरे को इस फोन में सपोज मेरा किसी के दोस्त का या किसी का भी मेरे पास फोन आ गया, तो अब मेरे फोन तो आ गया, लेकिन अब इस फोन को जैसे मैं रिसीव करूंगा तो मेरे को नहीं पता कि अंदर क्या ट्रिगर हो रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, मेरे को नहीं पता कि अंदर ट्रिगर क्या हुआ है, ठीक है। मेरे को तो सिर्फ एक रेड आइकन दिख रहा है, एक ब्लू, एक है ना ग्रीन आइकन दिख रहा है। मेरे को अगर रेड वाले को ऊपर करूंगा तो फोन कट जाएगा, और अगर ग्रीन वाले को करूंगा तो फोन उठ जाएगा। तो लेकिन मेरे को ये नहीं पता ना कि उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो रही है, क्या कोड ट्रिगर हो रहा है, क्या कोड बंद हो रहा है, क्या सिग्नल्स जा रहे हैं, नहीं पता ना, इसको एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी केवल उतनी ही चीज यूजर को दिखाना जितनी उसको जरूरत है, बाकी अननेसेसरी चीजों को छुपा देना, हाइड कर देना, ये एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज है वो है डेटा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है, एनकैप्सुलेशन यानी डेटा को और सारी चीजों को एक रैप कर देना यार, मतलब जैसे अगर आपके पास एम्प्टी फुल ऑफ डेटा है, इसको आपने क्या कर दिया, रैप कर दिया इनटू अ सिंगल कैप्सूल और इनटू अ सिंगल थिंग, यानी आपने कोड और डेटा को साथ में रैप कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा एनकैप्सुलेशन। समझ गए मैंने क्या बोला, वापस सुनो। मैंने ये चीज बोली कि हम क्या करेंगे, कोड को और डेटा को साथ में क्या कर देंगे, रैप कर देंगे। कोड और डेटा को साथ में रैप कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेटा एनकैप्सुलेशन। आई थिंक समझ में आ गया एनकैप्सुलेशन भी आपको। आगे चलते हैं। तो अभी जो हमने देखा ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी हम तो चार पिलर्स थे। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ले लो इस पूरी दुनिया में, इसके ये चार पिलर ही होंगे, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन,
इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये अगर कोई भी लैंग्वेज फॉलो करती है तो वो लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, उसको पूरा हक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने का। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आता है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। ये चीज क्या होती है? देखो, आप क्लास बनाते हो ना, क्लास में जो वेरिएबल्स बनाते हो ना, वो हो जाता है आपका डेटा मेंबर, और जिस क्लास में आप जो फंक्शंस बनाते हो ना, वो हो जाते हैं डेटा फंक्शंस। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, देखते हैं आगे। जो वेरिएबल्स क्लास में बनाए वो डेटा मेंबर। एग्जांपल आ गया आपका, देखो इस क्लास में मैंने क्या किया है, इस क्लास में मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, जैसे ए क्लास हर्ष है, इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, इंट ए और इंट बी, वो क्या हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए। और डेटा फंक्शन क्या हो गए, जो फंक्शन मैंने क्लास में बनाए। ठीक है, यानी जैसे ये देखो, ये डेटा मेंबर है, बट मैंने जो फंक्शन बनाया है ना ऐड वाला, ये क्या है, डेटा फंक्शन। समझ गए? बस, और क्या, इतना कॉम्प्लेक्स था ही नहीं, तुम्हें समझ में आ गया। यानी जो क्लास में तुम लोग वेरिएबल्स बना रहे हो वो डेटा मेंबर्स है, और जो फंक्शन बना रहे हो वो क्या है, वो आपका मेंबर फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? बस इतना ही आपको समझना है। स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर और डेटा मेंबर साथ में कोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, वेरिएबल्स को, वेरियस डेटा टाइप्स के वेरिएबल को साथ में पैक करना एक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये नॉर्मली क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्पलेट होता है जो कि आपका एक स्ट्रक्चर को आगे जब आप कोई स्ट्रक्चर यूज करते हो ना, उसमें काम आता है। जैसे देखो क्या है, ये मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ स्ट्रक्चर फटाफट से। तो फटाफट से हम चलेंगे हमारे कोड के ऊपर। तो मैं यहाँ पहले एक फटाफट से डेटा मेंबर नाम से बना लेता हूँ, डेटा एम डॉट सी नाम बना लेते हैं सपोज। अगर मैंने ये बना लिया, और अगर मैं मेरी साइज को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेसिक मेरा जो कोड है वो लिख दूंगा। बेसिक कोड ये आपका सी प्लस प्लस का फिक्स है जो आपको लिखना पड़ेगा, बॉयलर प्लेट जो कोड है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आई थिंक कुछ मेरे को एरर दे रहा है। अब वो इसीलिए दे रहा है, मैंने डॉट सी नाम से सेव कर दिया है, इसकी जगह मेरे को सीपीपी करना पड़ेगा। सी करूंगा तो वो सी फाइल बन जाएगी, सीपीपी करूंगा तो वो सी प्लस प्लस फाइल बन जाएगी। अब इसको करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, बिकॉज ये सीपीपी का एक बॉयलर प्लेट कोड है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक क्लास बनाऊंगा, ए नाम की मैंने क्लास बना दी। तो क्लास ऐसे बनती है, ये सिंटेक्स है क्लास बनाने का। ठीक है, कि आपने क्लास ए लिख दिया और ब्रैकेट्स लगा के आपने या कॉमा लगा दिया, तो ए नाम की एक मैंने क्लास बना ली। अब मैं इसमें जैसे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज पब्लिक करता हूँ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पब्लिक वगैरह क्या लफड़ा है। अगला टॉपिक एक्सेस स्पेसिफायर का ही है। ठीक है, पब्लिक मतलब क्या होता है गाइस, ये समझो आप। पब्लिक मतलब कि जब मैं इनहेरिटेंस करूंगा ना, जब मैं क्लास बी बनाऊंगा, तो मैं क्लास ए के जो भी चीजें हैं ना, वो क्लास ए में मैंने जो भी चीजें की है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ इनहेरिटेंस करते समय भी दूसरी क्लास में। और जो मैंने क्लास ए में वेरिएबल्स बनाया ना, उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ मेरे मेन फंक्शन से। तो वो होता है पब्लिक। जैसे अगर मैं पब्लिक में बनाता हूँ, जैसे इंट एक्स बना दिया, इंट ए बना दिया सपोज मैंने, तो ये क्या है, ये आपका है एक डेटा मेंबर। जो मैंने इंट ए बनाया वो एक डेटा मेंबर है, और जो मैं फंक्शन बनाऊंगा इसका, वो क्या हो जाएगा, एक मेंबर फंक्शन हो जाएगा। जैसे अगर मैं फंक्शन बना देता हूं, जैसे void get data, और यहां मैं, ठीक है, तो इस चीज को जो गेट डेटा मैंने बनाया है, ये आपका क्या है, मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये चीज। और ये मैंने क्या किया, वापस बता देता हूँ। ए नाम की मैंने क्लास बनाई, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर। यानी कोई भी वेरिएबल आप जब बनाते हो किसी क्लास में, उसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर। और जो मैंने फंक्शन बनाया है उसको आप क्या बोलोगे, मेंबर फंक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है ये।
अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो मैं ऑब्जेक्ट यहीं पर ही लिख दूं, मैंने ए नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है और डायरेक्ट मैं यहाँ पर ही एक्सेस कर लूँ इसको, ठीक है। या मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट कैसे बना सकता हूँ, इसकी जगह ना लिख के मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लास का नाम लिख दूंगा और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दूंगा। क्लियर, साफ सपाट। फिर मैंने क्या करा, ए डॉट, या ए नाम से ना बना के मैं ऐड नाम से बना देता हूँ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, तो मैंने क्या करा, ऐड डॉट ए की वैल्यू मैंने दे दी ये 12। फिर मैंने क्या करा, ऐड डॉट गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर दिया और मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि मेरे को मेरा आंसर क्या मिला है। जब इसको हम रन करेंगे तो मेरा आंसर मेरे को ए मिल गया, ठीक है। क्यों ए मिलना था, अगर मैं इस जगह केवल ए कर देता तो मेरे को आंसर कुछ और मिलता, तो मेरे को आंसर मेरा 12 मिल गया। देखा तुमने, या मेरे को आंसर मेरा 12 मिल चुका है। तो ये क्या हुआ, ए क्लास का ए नाम की क्लास बनाई, पब्लिक के अंदर किया। तो अब आप ढंग से नोटिस करना, ऐसे मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। तो ए क्लास के अंदर मैंने ऐड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऐड डॉट ए, देखो ढंग से, मैंने इस क्लास की जो डेटा मेंबर है ना उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। कैसे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट वो करके, ठीक है, डॉट ए इक्वल टू 12 मैंने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया। बट अगर मैं यहाँ पर कर देता पब्लिक, अगर मैं कर देता प्राइवेट, और यहाँ सपोज मैं अगर पब्लिक भी कर दूं, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि इट्स इनएक्सेसिबल, क्योंकि आपने ऊपर प्राइवेट करा हुआ है। तो अब बात आती है इसको एक्सेस कैसे करना है। तो इसको एक्सेस करने का एक तरीका होता है गाइस, वो कैसे काम आता है वो बताता हूँ। जैसे सपोज आपने ये प्राइवेट किया, अब एक मैं और फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ सेट डेटा, और ये एक इंटीजर सपोज एक्स लेता है। मेरे को एक फंक्शन बनाना है आपको। फिर मैंने क्या लिखा कि जो आपका ए है उसमें आप एक्स की वैल्यू डाल दो, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं ये लिखने की जगह अगर मैं कर देता हूँ सेट डेटा और अंदर मैं डाल देता हूँ सपोज 12, या अगर मैं डालता हूँ 102। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो देखना क्या होगा, मेरा आंसर 102 आएगा, आ गया। अब मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाया, मैंने एक फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस किया उस वेरिएबल को। बट इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को हम बोलेंगे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर में दो तीन तरह के होते हैं, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो जाने नहीं देंगे उस वेरिएबल, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम में। पब्लिक में आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो सारे डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को। और प्रोटेक्टेड में आप जब इनहेरिटेंस करोगे तब ए क्लास से क्या होगा, प्रोटेक्टेड में बताता हूँ। प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होगा कि अगर ए क्लास है उसको आपने इनहेरिट किया बी क्लास में, यानी ए की सारी प्रॉपर्टीज आपने ली बी के अंदर, तब आपने अगर प्रोटेक्टेड नाम से इसको इनहेरिटेंस किया है, प्रोटेक्टेड नाम से अगर आपने उसको किया हुआ है, तो इसकी जो प्राइवेट होगी ना वो भी हो जाएगी, वो बी की प्राइवेट बन जाएगी जो भी चीज़ होगी, ठीक है। अभी आप आगे जाओगे तो मैं आपको उसमें और थोड़ा लेवल वाइज डिटेल में बताऊंगा, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे वर्क कर रही है। स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रक्ट इन सीपीपी, यहाँ मैं लिखता हूँ हैशटैग इंक्लूड ठीक है, और यहाँ मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ, जो नॉर्मल मेरा स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा है, इजी तरीका है। स्ट्रक्ट लिखो, स्ट्रक्चर का नाम लिख दो। जैसे मैं अगर क्लास नाम से, क्लास तो छोड़ो, मैं क्या करता हूँ यहाँ ये CLA नाम से बनाता हूँ, ठीक है। क्लास वो मैं अपनी कंपनी का नाम मैंने नया बना दिया मन से, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग वेरिएबल के कनेक्शन कर सकता हूँ। जैसे इंट हो गया, जैसे अगर मैं पूरा एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना चाहूँ तो कैसे लूँगा, मैं ले लूँगा स्ट्रिंग नेम। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सीपीपी के अंदर स्ट्रिंग का भी डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग ये हो गया, ठीक है। तो मैंने इंट उसका रोल नंबर ले लिया। तो अभी क्या हुआ, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एक से ज़्यादा डेटा मेंबर्स का, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सेम वही CLA
C1। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्चर का क्या करा, एक ऑब्जेक्ट टाइप बना लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, C1 डॉट नेम लिख दिया, सपोज मैंने हर्ष, और वापस मैंने क्या लिया, C1 डॉट रोल नंबर तूने लिख दिया सपोज 12। अब अगर देखो ये एक्सेस करना है तो कैसे करोगे, बहुत आसान है, आप सी आउट में लिखो योर नेम इज C1 डॉट नेम एंटर। अब मैंने क्या किया, C1 डॉट नेम नाम से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ चीज़ों को, और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ देखो जरा, योर नेम इज हर्ष। तो कैसे पता लगा, स्ट्रक्चर बेसिकली क्या करता है, एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। आप चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें स्ट्रिंग मेल स्लैश फीमेल क्या है आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप ये भी पूछ सकते हो स्ट्रिंग गोइंग और नॉट, ठीक है। ऐसे आप इसमें अलग अलग स्ट्रिंग गोइंग नाम से चूज करते हो, बिकॉज वेरिएबल में गैप नहीं आना चाहिए। तो आप ऐसे कर करके क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर को पूरा अच्छी तरीके से खंगोल सकते हो। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आई होप आप क्लियर। अगर आपको स्ट्रक्चर में यहाँ से भी आप बना सकते हो। अगर मैंने S2 नाम से यहाँ बनाया हुआ है तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, केवल S2 डॉट नेम। तो मैं ऐसे करके भी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या, बट एक दोनों में डिफरेंस है, क्लासेस और इसमें इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर में, क्लासेस में इनहेरिटेंस हो सकती है। क्लासेस के अंदर आप फंक्शन बना सकते हो, इसके अंदर आप फंक्शन नहीं बना सकते। उसके अंदर आप स्टैटिक बना सकते हो, स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन बना सकते हो। इसके अंदर आप स्टैटिक डेटा मेंबर और फंक्शन नहीं बना सकते। तो ऐसे करके डिफरेंस है, इसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। आप जो क्लास में कर सकते हो इसमें नहीं कर सकते, इसमें आप एक्सेस स्पेसिफायर उसमें यूज कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं हमारे पास। तो ये तो आपका हुआ पूरा कि क्या होता है आपका स्ट्रक्चर। एक्सेस स्पेसिफायर में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको क्या होता है, ठीक है। मेंशन करते हैं कि भाई किस तरीके से इनहेरिटेंस होगा, ये सारी चीजें होती है भाई इसके अंदर। पब्लिक क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको, पब्लिक वो होते हैं जो आप उस फंक्शन के अंदर बनाते हो और उस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किए जा सकते हैं। प्राइवेट जो होते हैं, ठीक है, मैंने एग्जांपल भी इसके साथ दिए हुए हैं। प्राइवेट वो डेटा मेंबर होते हैं जो केवल और केवल, ठीक है, अपनी खुद की क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं, और कहीं नहीं किए जा सकते। आपको उसको करना है तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, जो प्राइवेट सी बनाया है ना, तो ये आप नीचे कहीं भी प्राइवेट सी को एक्सेस नहीं कर सकते, बट जो आपने फंक्शन बनाया हुआ है ना C1, इसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। प्रोटेक्टेड के अंदर ये बट क्या होता है, ये केवल इनहेरिटेंस के लिए काम आता है। प्रोटेक्टेड कब काम आता है, केवल इनहेरिटेंस के लिए आता है। जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं ना, वो चाइल्ड क्लास के क्या बन जाते हैं, वो प्राइवेट मेंबर बन जाते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं। अभी बताऊंगा, यहाँ देखो एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने क्या किया, कुछ चीजें प्रोटेक्टेड में बनाई, इंट आईडी प्रोटेक्टेड में बनाई। अब जब मैं इसको इनहेरिटेंस करूंगा ना, ठीक है, चाइल्ड के अंदर, तब क्या होगा, जो इट आईडी प्रोटेक्टेड होगी ना, वो क्या होगी, वो एक प्राइवेट बन जाएगी। जो प्रोटेक्टेड डेटा टाइप है ना, वो प्राइवेट में बदल जाता है जब इनहेरिटेंस होता है। बस इतना ध्यान रखना। आगे आ जाओ। अब आता है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इन सी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया मेंबर फंक्शन किस तरीके का होता है, अभी आपको पूरा एकदम बता चुके हैं हम। आगे आ जाओ। आउटसाइड द क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर कैसे बनाया जाए। क्लास के अंदर तो आप बना सकते हो, बट क्लास के बाहर कैसे बनाओगे, तब आपको यूज करना पड़ेगा एक नया ऑपरेटर जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब आपको उसके बारे में बताएंगे कि आप कैसे बाहर जाके क्या कर सकते हो, उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो, मेंबर फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। अब मैं यहाँ पर सेम यही एग्जांपल लूंगा, जो मैंने पहले एक्चुअली कोड बनाया था ना, वही उठाएंगे अपन, ये वाला। अब क्या करेंगे कि जो मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, अब ये फंक्शन तो था ही, चलो ठीक है। अब अगर मैं एक नया यहाँ पर, या छोड़ो, एक नया ही कोड ले लेते हैं ना, एड डॉट cpp। कुछ भी नहीं करेंगे हम यहाँ पर, वापस वही बॉयलर प्लेट फटाफट से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने ऐड नाम की क्लास बना दी है, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कुछ पब्लिक करूँगा चीज़ें, इंट ए बी सी। मैंने क्या किया है, यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए, ए बी और सी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर void नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा सम, और मैं उसको यहाँ पर
छोड़ दूंगा। और इसके अंदर सपोज मैंने ले लिए इंट ए, इंट एक्स, इंट वाई और इंट जेड, मैंने ये ले ली सिंपल। तो अब क्या होने वाला है, अगर मैं ये नहीं भी लूँ ना तो भी चलेगा, सपोज मैं केवल सब ही छोड़ देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको बाहर अगर मेरे को करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा कि वो फंक्शन है किस तरीके का। तो मैंने लिखा भाई void है, तो void फंक्शन है, ठीक है। इसको रेजोल्यूशन लगाओगे और लिखोगे क्लास का नाम। भाई हमने क्या किया, void नाम का फंक्शन था, हमने लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे, क्लास का नाम, तो void add, और अब फंक्शन का नाम लिखो सम। अब ये करेगा क्या, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सी आउट करेगा a प्लस बी प्लस, ठीक हो, सिंपल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने फंक्शन बाहर बना दिया, उसका एक्सेस करके देखते क्या होता है या नहीं होता। तो ऐड का मैंने a1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा a1 डॉट ए इज इक्वल टू 1, a1 डॉट बी इक्वल टू 2, a1 डॉट सी इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब अगर मैं क्या करूं, a1 डॉट सम, तो देखना है आंसर क्या आता है। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 6, जो कि एकदम सही है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। बट अब इस बार मैंने क्या किया, उस फंक्शन को बाहर करा क्लास के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। तो हमने किया कुछ भी नहीं, हमें कैसे इसको लिखना है, देखो सबसे पहले डेटा टाइप लिख दो फंक्शन का, फिर क्या करोगे, क्लास का नाम लिख दो, डेटा टाइप फंक्शन का, फिर क्लास का नाम, फिर इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं स्कूप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये लगाओ। फिर आप लिखो फंक्शन का नाम, पेरेंट, अगर पैरामीटर्स हो तो यहाँ पर लिखो, और अंदर फंक्शन की डेफिनेशन लिख दो। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे आपका क्या होता है, आप मेंबर फंक्शन को आउटसाइड कर सकते हो। डेटा टाइप लिखो, क्लास का नाम लिखो, स्टोर रिजोल्यूशन लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, खत्म करो यार, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। oops is a very easy subject to be studied, right? तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, कैसे आप एक एरे बना सकते हो ऑब्जेक्ट्स का, वो देखते हैं। देखो क्या कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, ट्रिक, जिससे आप ऑब्जेक्ट्स एरे चुटकियों में बना लोगे, ठीक है। तो कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। देखो ये जैसे यही हम इसका ही एग्जाम्पल लेके अगर चले, तो ऑब्जेक्ट एरे आप कैसे बना सकते हो, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जैसे ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले वो देखो। अगर मेरे को सपोज 10 ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, भाई मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, तब मेरे जाके 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है। अगर मैं ये करता हूँ a2 डॉट, चलो ठीक है, अगर मैं ये भी नहीं अप्रोच फॉलो करूँ, तो अगर मैं ऐसे भी फॉलो करूँ, तो अगर मेरे को सपोज 5 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो मेरे को सारे ऐसे बनाने पड़ेंगे, तब मेरे 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। बट यार ये तो मेरे लाइन ऑफ कोड को कितना बढ़ा रहा है, तो इसको कम कैसे करना है, हम एरे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। तो वो कैसे बनेगा, देखो क्लासेस के यहाँ पर जो एंड वाला होता है ना, या तो यहाँ या तो नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका बताता हूँ, या तो आप क्या करो, ए लिखो, ठीक है, क्या आपका जो भी ऑब्जेक्ट का आप नाम चाहते हो वो लिखो, ब्रैकेट में आके आप 5 लिख दो। तो ये इसने क्या कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट एरे बना दिया। कैसे पता लगेगा, देखो A1 करो, A1 डॉट ए करोगे 12, ठीक है। आप 1 कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका A1 बन गया, A2 डॉट ए, तो समझ रहे हो ना तुम, ऐसे तुमने क्या करा, ऑब्जेक्ट के एरे बना दिया। अब अगर तुम्हें यहाँ पर नीचे बनाना हो, इस यहाँ ऊपर नहीं बनाना, नीचे कैसे बनाओगे, कुछ भी मत करो, वापस क्लास का नाम लिख दो, तुम्हारी क्या है, ऐड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लास का नाम ऐड है। अब तुम क्या क्या करोगे, ऑब्जेक्ट एरे बनाना है ना, कुछ भी मत करो, ए लिखो, या तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखो ब्रैकेट में। भाई कितने कितने साइज का एरे बनाना है ऑब्जेक्ट का, तो सपोज 5 का, तो यहाँ 5 डिक्लेयर करके छोड़ दो, तो ये तुम्हारा 5 साइज का एरे बना देगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए। चलाना कैसे है, अगर आपको 1 में पहले में क्या एलिमेंट जाएगा, तो भाई 0 डॉट ए, तुमने सपोज 12 भर दिया, सिमिलरली तुमने बी
और सी में भी भर दिया। फिर तुमने क्या करा, A0 डॉट तुमने सम को कॉल किया। अब तुमने ये सेम चीज की, ठीक है, सेम चीज तुमने यहाँ नीचे की है। अब वहां जहाँ 1 है वहां तुम क्या कर दो 1, ठीक है। अब इसको तुम जब रन करोगे ना तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। तो इसको आप रन करोगे कोड को, तो मैं देखो दोनों में 36 आंसर मिला। क्या मिला? 36। ये पहले वाले का आंसर है केवल 36 क्योंकि मैंने एंडर स्टेटमेंट नहीं लगाई थी, और दूसरा 36 उसके नेक्स्ट पार्ट का। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट एरे सक्सेसफुली बन चुका है 5 का। तो ऐसे करके आप एक एक करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये आपका था ऑब्जेक्ट एरे, और ये इसका एक एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस को, कि क्या होता है कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस। तो अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस क्या है कि यार जैसे तुम्हें घर पे बुलाते हैं ना, घर पे तुम्हारा नाम कुछ और होता है, तुम्हारे 4-5 नाम बना दिए, वैसे हम क्या करते हैं C++ में हमारा वेरिएबल का नाम जो होता है उसका हम अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम निकनेम दे सकते हैं हमारे वेरिएबल्स को, कैसे हम रेफरेंस नेम दे सकते हैं वेरिएबल को। फटाफट से देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस होता है ना गाइस, तो हम करते क्या है कि एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा नाम हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसी मेमोरी लोकेशन के अंदर हम वेरिएबल बनाएंगे और उसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो अब ये बड़ा सा कोड आपको यार ये क्या लिख दिया यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, इतना बड़ा सा लिख दिया, क्या मतलब है इसका। देखो ये तुम्हें कोड कब समझ में आएगा, जब तुम्हें बेसिक समझ में आएगा। देखो बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसी कोड को ले लो, इसी कोड को नहीं, हम थोड़ा एक इजी एग्जांपल सा लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हम लिखते हैं बॉन्ड डॉट सीपीपी। तो अगर मैं बेसिक वापस मेरा बॉयलर प्लेट फटाफट से लिख दूँ, हालांकि मैं फुल स्पीड में काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ है ना। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर बेसिक हमारा बॉयलर प्लेट कंप्लीट कर लिया। तो अब अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, सपोज मैं क्लास ए बनी, मैंने वही जो मैं हर बार बनाता हूँ क्लास ए बनाई और मैंने यहाँ पर छोड़ दी। अभी क्लास में नहीं जा रहा मैं, ठीक है। अभी चाहो तो तुम क्लास रिमूव मार दो। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सपोज एक वेरिएबल बना दिया इंट ए, बना दिया भाई, अच्छा लग रहा था बना दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इंट ए नहीं करके अगर मैं यहाँ पर एक बड़ा नाम देता, सपोज ये एक बहुत बड़ा वेरिएबल का नाम है, अब मैं इसको निकनेम देना चाहता हूँ, कैसे दूंगा। कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल आपको इंट लिखना है क्योंकि वो इंट डेटा टाइप का है। आपको क्या लगाना है, ये लगाना है सिंपल एम्परसेंट, और क्या करना है इसका निकनेम दे दो कि अगर मैं ये निकनेम देना चाहता हूँ। अब क्या हुआ, ए जो है ना वो निकनेम हो गया किसका, इसका। अब आपको अगर ये कॉल करना है ना तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है ना भाई वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसका निकनेम ए दे दिया। अब इसको आप बताऊँ कैसे प्रूव होता है ये चीज़। देखा, अगर मैं ए की वैल्यू 12 दे देता हूँ, सपोज मैंने ए की वैल्यू 12 दे दी, तो जब मैं है ना सी आउट करूँगा ना, अब मैं सी आउट किसको करूँगा, ढंग से सुनना, सी आउट इसको कर देते हैं। अभी पता लग जाएगा, अगर 12 वैल्यू आंसर आ जाता है तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल सही वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, 12 आंसर आ गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि रेफरेंस वर्क कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये हम सेम कंसेप्ट अगर क्लास में लगा देते हैं तो हमारी रेफरेंस वेरिएबल इन क्लास हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बना दूँ क्लास ए, ठीक है, पब्लिक ही बनाते हैं, यहाँ मैंने इंट ए ले लिया, ठीक है। इंट ए क्यों ले, हम नीचे वाले कॉपी मार देते हैं कि भाई तुम्हें इस एग्जांपल से समझ में आया तो तुम इससे समझो। सपोज मैंने ये ले लिया और यहाँ डाल दिया, खत्म हो गया खेल। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ आपने क्या कर दिया, सपोज एक कोई सपोज फंक्शन बना दिया वॉइड गिव डेटा, या मतलब इस तो गिव आउटपुट। जो सी आउट कर रहा है किस चीज़ को, ये केवल सी आउट कर रहा है मेरे ए को, या ADD
ए इस चीज को, ठीक है। अब ज्यादा देखना, ये मैंने क्या किया यहाँ पर सिंपल पब्लिक के अंदर किया, तो मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ पूरे प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ ये कॉमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए डी डी ए एस ए डी जो हमारा है वो नहीं लिख के हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ए जो क्लास है वो लिखेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट ए बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ए डॉट ए नहीं बना के हम इसका A1 बना दें सपोज, और हम A1 डॉट ए की जो वैल्यू है वो हम दे देंगे 90। और हम क्या करेंगे, जो आपका A1 है ये हम कॉल करेंगे फंक्शन आपका गिव आउटपुट। देखो, और जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखना एक हैरान कर देने वाली चीज होगी, 90 आंसर आ गया जो कि मैंने ए को दिया था, और गिव आउटपुट में तो केवल ये प्रिंट हो रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इसका ए इसका निकनेम बन चुका है। तो ये क्या है, आपका रेफरेंस वेरिएबल इन क्लास। बस इतना ही फर्क होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये रेफरेंस वाला हो गया। अब आ जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू एआई, आप कह सकते हो व्हेन इट कम्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि यार पूरा खेल जो प्रोग्रामिंग का है वो मेमोरी एलोकेशन पे है, क्या मेमोरी को एलोकेट कैसे करते हो। तो अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या होता है कि देखो, मैं बहुत बार एग्जांपल समझाता हूँ कि क्या होता है कि सपोज आप 5 जने हो, 5 जने आप हो, अच्छा सा आपका ग्रुप है 5 जनों का, हम साथ साथ है टाइप्स। तुम 5 दिनों ट्रैवल करने का एक टूर बनाने का एक टूर बनाते हो कि भाई हमें सपोज हम अभी जोधपुर में हैं, हमें जोधपुर से देहरादून जाना है, तुमने टूर बना लिया। अब क्या हुआ कि कुछ अगर इन 5 में से जो 5 दोस्त थे, ठीक है, इन 5 दोस्तों में से जो 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 मेन दिमाग वाला बंदा था उसने बोला कि तुम जाओ तब टिकट बुक करा। लेकिन एक इंसान था उसने क्या बोला, तीसरा जो इंसान था, जो तीसरा बंदा था उस ग्रुप में, उसने ये बोला कि यार मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा देता हूँ। तो उसने ऑनलाइन 5 दिनों का टिकट पहले से ही क्या करा लिया, बुक करा दिया। और वहां जाने के बाद पता लगा कि ट्रिप में तो केवल 2 इंसान ही जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जो 3 टिकट थे वो सारे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। तो अभी जो हमने किया वो किया स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसका मतलब क्या है, हमने पहले से ही भाई सिस्टम को बता दिया कि हमें इतनी सीट चाहिएगी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा कि ये पांचों के पांचों जिन्हें कहाँ जाएंगे, उस बस स्टैंड पे जाएंगे जहां पर इनको टिकट हाथों हाथ वो टिकट खरीदेंगे और हाथों हाथ ही बस में चढ़ जाएंगे। यानी रन टाइम के अंदर उन्होंने टिकट परचेज किया, यानी रन टाइम में उन्होंने मेमोरी एलोकेशन की, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी जो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, और जो स्टैटिक टाइम में हो रही है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। आगे आ जाओ, अभी आपको कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अब 2 तरह के होते हैं, एक पहले न्यू कीवर्ड होता है और एक डिलीट कीवर्ड होता है। न्यू कीवर्ड काम आता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और डिलीट कीवर्ड काम आता है मेमोरी को डिलीट करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आपको आई थिंक लिखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है। इंट स्टार नम इक्वल टू नल, नम इज इक्वल टू न्यू इंट। सिंपल है। आपको कैसे वेरिएबल, आपको देखो दो स्टेटमेंट ध्यान रखनी, सिर्फ डेटा टाइप ध्यान रख लो, ठीक है, उसमें स्टार लगा दो, फिर उसका नाम लिख दो डेटा टाइप का, और एक बार उसको नल असाइन कर दो। फिर क्या करो, वापस उस डेटा टाइप का नाम लिखो इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड लगाना और डेटा टाइप का नाम जो टाइप है वो लिख दो, बस खत्म किया। तो कुछ भी नहीं करना, हम इसको एक बार ट्राई करते हैं। जैसे सपोज इसी में ही अगर मेरे को करना हो, इसी में नहीं, मैं वापस नहीं लूँगा, बट इस बार मैं एक दिमाग लगूंगा। मेरे को सपोज डायनेमिक भी करना है तो मैं लिख देता हूँ डायनेमिक डॉट सीपीपी। तो डायनेमिक डॉट सीपीपी यहाँ पर हो गया, ये मैंने लिख दिया। और इसमें अंदर से जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं क्या कर दूंगा, सबके सब हटा दूंगा। ठीक है, मैंने इसको एकदम प्लेन कर दिया। तो अब कैसे होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इवन मेरे को क्लास ए की भी जरूरत नहीं है। आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना आपको, आपको यहाँ पर सीधा लिखना है जैसे जो डेटा टाइप है वो लिख दो पहले, तो इन स्टार नम इज इक्वल टू नल। फिर आप क्या लिखोगे, नल मतलब आपको कैपिटल में नल लिखना पड़ेगा, सिंगल में काम नहीं होने वाला। फिर मैंने क्या बोला, नम लिखेंगे, नम लिखते हम क्या लिख देंगे, न्यू। तो अब आपने सक्सेसफुली नम को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवा दिया है। ठीक है, तो आपने बेसिकली किया क्या, आपने डेटा टाइप का नाम लिखा, ठीक है, आपने फिर उसका जो आइडेंटिफायर का नाम है, इस डेटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल का नाम है वो आपने लिख दिया,
और एक बार इसने पॉइंटर बना के आपने इसको नल पे पॉइंट कर दिया, और आपने क्या लिखा कि जो नम है उसको क्या कर दो न्यू इंट। न्यू इंट मतलब क्या होता है, उसको आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर दो, इंटीजर टाइप का वो है नम, ये आपने उसको बता दिया। अब अगर आपको डिलीट करना है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई भी, तो आपको यहाँ पर सिंपल डिलीट कीवर्ड लिख देना है। तो जो मेमोरी की एलोकेट हुई भी होगी ना, वो भी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। तो वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। वो इस तरीके से होगा, आपको डिलीट लिखना है, फिर आगे वेरिएबल का नाम लिख दो, तो इससे जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हुई भी थी ना, वो भी डिलीट हो जाएगी। इसको आप रन करोगे देखोगे बिना एरर ये रन हो चुका है सक्सेसफुली। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे न्यू और जो डिलीट का कंसेप्ट है वो। अब आता है इनलाइन फंक्शन इन अपना C++। इनलाइन फंक्शन क्या चीज़ होती है, तो फटाफट से हम देखते हैं इनलाइन फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे इनलाइन फंक्शंस के ऊपर कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है। फटाफट से देखते हैं इनलाइन फंक्शन क्या होता है। तो जो आपका इनलाइन फंक्शन होता है ना, ये आप ये मान सकते हो कि वो फंक्शन जिसको आप एक लाइन में एक्सपेंड कर सकते हो, या ये कह सकते हो दोज फंक्शन विच कैन बी एक्सपेंडेड व्हेन इट इज कॉल्ड इन वन लाइन। एक लाइन के अंदर क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। व्हेन इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, देन द होल कोड ऑफ इनलाइन फंक्शन इज इंसर्टेड एंड सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस वेयर इट इज कॉल्ड। यानी जहाँ इसको बुलाया गया ना, वहां पर ये पूरा का पूरा कोड क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ नीचे देखो हुआ क्या है, ढंग से देखना। आपने इनलाइन बनाया, इंट मैक्स करके आपने इसमें इनलाइन फंक्शन बना ही लिया, और अब जो आपने इनलाइन फंक्शन बनाया है, ये आपने देखो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। यहाँ आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, यहाँ पर आपने इसको डायरेक्टली क्या किया, कॉल किया। अब इसको देखो कैसे यूज होता है, देखो जैसे अगर मैं इसको ही चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसको ही बदलूंगा, तो क्या होगा फटाफट से देखते हैं यहाँ पर जादू। अगर मैं इनलाइन फंक्शन बनाता हूँ, जैसे सपोज इनलाइन सम, जो कि क्या लेता है, दो वैल्यू लेता है ए और बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ठीक है, दो वैल्यू लेता है। अब जिसने सम नाम का बना ही दिया फंक्शन, ठीक है, और सपोज समिंग नाम दे देता हूँ इसका मैं। और ये किस टाइप का है, ये हमारा वॉइड टाइप होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं चाहता कि ये कुछ रिटर्न करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सी आउट कर दूंगा, और यहाँ पर a प्लस बी करके प्रिंट करवा दूंगा। अब उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर समिंग को कॉल करूँगा, और उसके अंदर 12 भर दूंगा, और इसको जब मैं रन करूँगा तो मेरा आंसर 24 आ गया। तो ये है इनलाइन फंक्शन। तो मैंने क्या किया, इनलाइन कीवर्ड यूज़ किया, और जहाँ मेरे को इसको ज़रूरत थी ना, मैंने इसको सीधा बुला लिया। ये आपका इनलाइन फंक्शन है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपके फंक्शन का नाम तो सेम है, बट उसमें पैरामीटर्स अलग अलग हो गए। यानी फंक्शन तो सेम है, बट उसके बिहेवियर अलग अलग होंगे। जैसे इसका एग्जांपल एक हम लेते हैं, सपोज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब था क्या कि मैंने पहले से ये चीज़ कॉपी मारी हुई थी, तो मैं फटाफट बॉयलर प्लेट कोड बना देता हूँ इसका। तो जब मैं ये हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ अगर मैं हटा देता हूँ, तो एक बॉयलर प्लेट कोड बन जाता है। अब मैं अगर एक ऐड नाम का फंक्शन बनाता हूँ, जैसे अगर इसमें एरर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इफ़ आई हैव टू रीड, हाँ इसको रीनेम करना पड़ेगा .cpp, फिर एरर नहीं देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, समिंग समिंग नाम की मैंने एक क्लास बनाई, जो कि करता कुछ भी नहीं है, ये पब्लिक में मैंने एक क्लास बना दी, बस मेरी इच्छा मैंने बना दी, ठीक है। तो अब क्या होगा देखना, अब जादू होगा। अब अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ, पहला वॉइड है सम नाम से मैंने बनाया। एक में मैंने क्या लिया, इंट ए कॉमा इंट बी, तो मैंने क्या बोला कि भाई सी आउट कर दो a प्लस बी, सिंपल। अब वैसे मैंने क्या किया, वॉइड सम, लेकिन इस बार स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग, और यहाँ सी आउट क्या कर देंगे हम, समझ गए, इतना क्लियर है।
ठीक है, कि भाई मैंने फंक्शन बना दिया लेकिन इसके पैरामीटर्स क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, बट सेम नाम का फंक्शन बनाया। अब देखो क्या होगा, अब आपको मजा आएगा। अब देखो अगर मैंने सम नाम से बनाया है, ठीक है, ऊपर समिंग नाम से मैंने पूरी आपकी क्लास का नाम लिया था, तो समिंग से S1 अगर मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, सो अगर मैं कॉल करता हूँ S1 डॉट सम 1,2 पहला, और मैं क्या करता हूँ S1 डॉट सम, और यहाँ क्या कर दूंगा हर्ष रोहित। अब मैं इसको जब रन करूंगा देखना क्या होगा। बिकॉज ये गैप है ना, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, सेव करेंगे, और अब इसको जब रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो इसने आंसर दिया है 3 हर्ष रोहित। अब इसने 3 क्यों दिया, क्योंकि देखो यहाँ पहले भी तो सम हो रहा है, तो एक बार इसने क्या किया 1+2 को जोड़ दिया, और एक बार इसने दोनों नाम को जोड़ दिया। तो एक बार तो स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन के लिए काम आ गया वही फंक्शन, और एक बार उसी नाम के फंक्शन को क्या काम आ गया, फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर। दोनों अलग अलग है बट फंक्शन तो सेम है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें फंक्शन के पैरामीटर्स अलग अलग हो बट फंक्शन का नेम क्या हो, सेम हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे आ जाओ, ये मैं समझा चुका हूँ तुम लोगों को। फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है यार, ये तुम्हारा फंक्शन है। यहाँ मैं अगर कुछ पहले से वैल्यू देके रख दूँ 1 9, ठीक है, पहले से मैंने वैल्यू देके रख दी ऊपर, और अगर मैं यहाँ वैल्यू ही ना दूँ, केवल सम लिख देता हूँ और इसको रन कर दूँ, तो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ 10 आंसर आ रहा है, डिफॉल्ट आंसर 10 आ रहा है। क्यों, इसने 1 और 9 को जोड़ के दे दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया, यही चीज सेम यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जो दे दी वो दे दी। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं होता है गाइस। कंस्ट्रक्टर आप ये मान सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना है, उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। फटाफट से देखते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, फटाफट से। क्लियर है, अब यहाँ के कुछ भी नहीं करना तुम लोगों को, कंस्ट्रक्टर है तो क्लास ए नाम से मैंने बना दी। अब मैंने क्या किया, यहाँ मैंने कुछ प्राइवेट वैल्यूज डाल दी। प्राइवेट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, प्राइवेट के अंदर मैंने जैसे इंट ए डाल दिया, इंट बी जो मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या किया, पब्लिक किया, ठीक है। अब इतना मेरे को आई थिंक तुम्हारे समझ में आ चुका होगा। पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं की। पब्लिक में मैंने, अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा ढंग से सुनना। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप क्या करो, क्लास का नाम लिख दो। क्लास का नाम लिख दिया आपने। अब क्या करोगे, क्लास का नाम लिखने के बाद आप इसमें चाहो तो पैरामीटर डाल दो, क्या, इंट x कॉमा इंट y, और क्या कर दो यहाँ पर आप इक्वल टू कर सकते हो, जैसे a की वैल्यू x के बराबर होनी चाहिए और जो b की वैल्यू है वो y के बराबर। जो हमने फंक्शन से किया था ना, फंक्शन से हमने सेट डेटा किया था, गेट डेटा किया था। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर नाम की टर्म दी थी जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, जो अभी हमने कर दिया, ठीक है। एक तो ये होता है। एक क्या होता है कि अगर मैं कुछ वैल्यू ही ना दूं, सपोज मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ही ना दूं और इसको ऐसे ही छोड़ दूं, और a की जगह मैंने बोला 10 हो जाए और b की जगह 90 हो जाए, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, जैसे अगर a है तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यूज डाल दूंगा। अगर मैं ये डाल देता हूँ तो ये क्या होगा, वैल्यू मेरी इनिशियलाइज होगी। क्यों हो रही है ये इस कंस्ट्रक्टर की वजह से हो रही है। जो ऊपर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, ये इसकी वजह से हो रही है। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज। ये कर क्या रहा है, वैल्यू को, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्लियर है। अब एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। पहले इसको रन करके देखते हैं। ये अगर मैंने, अब अगर यहाँ पर कुछ करता ही नहीं, सपोज मैं इसको यूं ही छोड़ देता हूँ, सपोज A1 मैंने इसका नाम दे दिया, इसको मैंने यूं ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। और एक मैं बनाता हूँ, सपोज यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ,
एक चीज ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टर जो भी होंगे ना वो पब्लिकली बनेंगे, कभी प्राइवेटली वगैरह में नहीं जाना। तो अगर मैं ये बनाता हूँ या एक फंक्शन का नाम होता है सपोज कोई void give output नाम से मैंने बनाया और मैंने क्या सी आउट करा ए, ठीक है। और ये अब मैं इसको जब रन करूंगा ना तो देखना है क्या है क्या होता है। अगर मैं ये करता हूँ यहाँ कर देता हूँ मैं गिव आउटपुट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी ही आउटपुट ले लेता हूँ तो क्या दिक्कत है। और अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो देखते क्या होता है। जैसे इसको रन किया ना, जैसे तूने इसको रन किया है वो वापस इसको सेव कर, अब रन कर। हाँ, तो इसका आंसर इसलिए नहीं आ रहा गाइस क्योंकि यहाँ पर पहले तो भाई इसको कॉल ही नहीं किया ना। तो a डॉट हम करेंगे गिव आउटपुट। अब एक फंक्शन है तो हम इसको इस तरीके से बुलाएंगे, इसी को ही हमने कहाँ डाल दिया, एक बार यहाँ डाल दिया। अब इसको जब हम रन करेंगे ना देखो क्या होता है। पहला आंसर आ रहा है 15 क्योंकि 12 प्लस 3 15 होता है। तो हमने पहले ये जो हमने काम किया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हमने ऊपर इसमें क्लास का नाम और पैरामीटर्स पास करना है, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें मैंने इसलिए क्या कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है। तो उसने डिफॉल्ट वैल्यूज को उठा लिया और आउटपुट दे दिया। अब आपका कंसेप्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, तो वो आप एक बार देख लेना। या आई थिंक जो मैंने बोला ये वही चीज लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है। अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज होती है ना दूसरे ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट यूं बहु कॉपी कर देता है। इस क्लास की जितनी भी वैल्यूज होगी ना इनिशियलाइज की, वो हु बहु वैल्यूज क्या कर देगा दूसरी क्लास में या दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में डाल देगा। एक ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। तो वो क्या काम आती है, कॉपी करना है, इसकी सारी वैल्यूज इस ऑब्जेक्ट की कॉपी करके इस ऑब्जेक्ट में डाल देना। ये होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो अब कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं यहाँ देखते हैं। देखो अगर तुम्हें यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है तो तुम्हें कुछ भी नहीं करने का है, तुम्हें यहाँ पर वापस ए नाम ही यूज करना है जो मैंने बोला था, क्लास का नाम लेना है। फिर तुम्हें क्या करना है, वापस क्लास का नाम लेना है और इसका एक ऑब्जेक्ट डालना है। तो इसका ऑब्जेक्ट सपोज तुमने टी डाल दिया, ठीक है भाई, क्योंकि देख बात ऐसी है उसी क्लास का नाम डालना पड़ेगा। ए क्लास थी उसमें अपना ऑब्जेक्ट टी डाल दिया। अब तुमने क्या किया, टी डालने के बाद तुमने क्या लिखा है यहाँ पर, टी डॉट ए इज इक्वल टू ए और टी डॉट बी इज इक्वल टू बी। ये तुमने लिखी और ये इससे कोई मतलब नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। आपको लिखना पड़ेगा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी ऑब्जेक्ट की ए के बराबर, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टी ऑब्जेक्ट के बी की बराबर। अब इसको आप कैसे टेस्ट करोगे, देखो नीचे आओ और अब यहाँ पर क्या करो, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ a2 और a1 की जितनी भी वैल्यूज है, a1 क्या सीधा ए की वैल्यू डालेंगे अपन। हमने क्या करा कि a2 के अंदर डायरेक्ट a की सारी वैल्यूज हमने डाल दी और हम अब क्या करेंगे सीधा a2 का आउटपुट देखेंगे क्या आता है। और जब हम करा हमने तो हमने देखा कि a2 का आउटपुट भी 15 आया। क्यों आया 15, क्यों आया, क्योंकि उसने क्या किया कि A2 के अंदर क्या थी, जो A2 के अंदर क्या थी, जो हमने नया ऑब्जेक्ट A2 बनाया था, A1 की जितनी भी वैल्यूज थी वो उठा के उसने हु बहू किसमें डाल दी, A2 में डाल दी और कुछ भी नहीं किया। और एक सारा काम इसका था इस कॉपी कंस्ट्रक्टर का, जिसमें तुमने क्या किया, क्लास का नाम, फिर वापस क्लास का नाम, फिर एक ऑब्जेक्ट पास किया उसका आपने, फिर आपने आराम से वैल्यूज कॉपी कर दी। क्लियर है। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब लास्ट चीज बाकी रही है, ये तुम समझ गए होगे इनपुट और गिव आउटपुट वगैरह, ये तो आई थिंक तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो अगर डिफॉल्ट कर रहा है, अब एक होता है डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है ना जो तुम्हें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को खत्म करता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। ये आता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टर। तो अब डिस्ट्रक्टर क्या कर सकता है वो आ जाओ। डिस्ट्रक्टर जो तुमने बनाया है ना, जितने भी कंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यूज को डिस्ट्रक्ट कर देगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, तुम्हें एक टिल्ट साइन लगाना है और आपकी क्लास का नाम जो ये ए है और बस इतना ही चाहिए। और अंदर आप कुछ सी आउट लगा सकते हो चाहो तो,
डिस्ट्रक्टर इज कॉल, ये तुमने सपोज एक कुछ लगा दी, ठीक है, और आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ की, सॉरी मेरे को ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं भूल गया था। तो आई होप आप तुम अब समझ गए होगे। अब अगर ये मैं करूंगा ना तो इसको मेरे को नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं है डिस्ट्रक्टर के बारे में। जैसे ही तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे A1 A2, वो अपना आप ही डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे ही प्रोग्राम पूरा हुआ ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन क्यों, मैंने डिस्ट्रक्टर ऑलरेडी बनाया। तो कैसे बनेगा, टिल्ड साइन लगाओ, क्लास का नाम लिखो, 2 पैरेंथेसिस बनाओ और 2 ब्रैकेट्स बना के अंदर लिख दो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, या जो भी जिससे आपको पता लगा रहा हो कि डिस्ट्रक्टर बनाया है कि नहीं बनाया। तो क्लियर हो गया आपको डिस्ट्रक्टर भी। अब हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन को सीधा, कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं और फ्रेंड क्लास क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिस पॉइंटर। देखो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फटाफट से आ जाओ। फ्रेंड फंक्शन काम कब आता है, फ्रेंड फंक्शन काम आता है जब आपको आउट ऑफ द स्कोप क्या करना है, किस चीज को डिसाइड आपको क्या करना है, मतलब आपको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्या करना है, एक्सेस करना है, कि आउट ऑफ द स्कोप, तब हम क्या यूज करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को। ठीक है, आपको मतलब क्लास के बाहर अगर कि कोई प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को यूज करना है तो आप यूज करते हो फ्रेंड फंक्शन का। ठीक है, अब आगे आ जाए तो कैसे होता है ये चीज़, भाई ये भी हमें पता होनी चाहिए कि कैसे अपन ये काम करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिससे ये सारा काम होगा। तो फटाफट से देखते हैं एक प्रोग्राम ये चीज़ बनेगी कैसे। अब देखो करना तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इधर आए। अब यहाँ हम देखने वाले हैं फ्रेंड फंक्शन को। तुमने बोला फ्रेंड डॉट, यहाँ आ जाओ, हैशटैग इंक्लूड IO stream using namespace int main return 0। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास बनाऊंगा और उस क्लास का नाम दूंगा वापस क्लास ए। एज यूजुअल जो मैं बनाता जा रहा हूँ वही क्लास ए मैंने नाम दे दिया इसका। और इस क्लास ए में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं कुछ प्राइवेट मेंबर्स बनाता हूँ, ठीक है, जैसे इंट ए कॉमा बी या इंट ए इंट अलग अलग लिख दो, वैसे साथ में भी लिखते कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक, और ये फंक्शन होगा सेट डेटा का। बट अब मैं वो जो सेट डेटा वाला फंक्शन है ना वो अंदर नहीं बनाऊंगा, मैं स्कोप के बाहर बनाऊंगा। बट बाहर तो मैं प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर ही नहीं सकता, प्राइवेट तो केवल उस क्लास में हो सकते हैं। बट अगर मैं फ्रेंड को यूज करूंगा तो मैं प्राइवेट को एक्सेस कर पाऊंगा। कैसे, मैंने यूज किया मेरे फ्रेंड को, मैंने फ्रेंड कीवर्ड लगाया फ्रेंड, मैंने लिखा फ्रेंड के बाद क्या लिखेंगे, फ्रेंड के बाद आपको लिखना होता है, हाँ किस तरह का फंक्शन है, वॉइड, फंक्शन का नाम लिखो। तो मैंने लिखा सेट डेटा, और क्या होना चाहिए, मैंने क्या करा इसके अंदर ए का ही एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, सिंपल है। मैंने बोला ए का एक ऑब्जेक्ट ए डाल दो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आया नीचे, अब मैंने यहाँ पर वॉइड, ठीक है, मैंने यूज किया वॉइड और यही फंक्शन का नाम यूज डाल दिया सेट डेटा। क्लियर है, सेट डेटा मैंने डाल दिया। अब सुनना, सेट डेटा जो भी होगा वो क्या करेगा, ए की जो भी वैल्यू है, ठीक है, सॉरी मेरे एक्स और वाई ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज जो ए की वैल्यू है, और कैसे आएगी ए की वैल्यू, ढंग से देखना। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, A1 डाल देता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, A1 डॉट ए, एक्चुअली मैं इसी जगह मैं क्या करूँगा, A1 पास करना था, सॉरी। तो मैंने क्या करा है, A1 डॉट ए की वैल्यू ए में डाल दी और A1 डॉट बी की वैल्यू सी में डाल दी। ये समझ रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। या तो ये कर सकते हो, या तुम क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल सा खेल, ए की वैल्यू तुम डाल दो 12, या आप ये कर सकते हो A1 डॉट ए की वैल्यू तुम डाल दो 1 और A1 डॉट बी की वैल्यू तुम डाल दो 12। सिंपल। तुमने किया क्या, ढंग से देखो, मेरी ढंग से बात सुनना।
तुमने ये किया कि प्राइवेट के जो भी मेंबर्स थे ना वो एक्सेसिबल नहीं थे बाहर, वो केवल इस ए क्लास में, मतलब या इस एरिया में ही इस ए और बी को एक्सेस करा जा सकता है। बट तुमने उस क्लास के बाहर भी एक्सेस किया, किसको यूज करके? फ्रेंड को यूज करके। फ्रेंड डेटा टाइप जो भी है तुम्हारा नाम उस फंक्शन का। फिर तुमने क्या लिखा? फिर तुमने ये लिखा भाई कि क्या लेगा वो, तो तुमने बोला कि एक क्लास के साथ तुमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया अंदर, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू तुमने क्या करा? उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर लिया। सिंपल सा खेल जो तुमने यहाँ पर देख भी लिया। क्लियर है? तो आई थिंक तुम अब समझ गए होंगे कि क्या काम होता है, क्या यूटिलिटी होती है फ्रेंड की। अगर तुम्हें प्रिंट करके देखना है तो भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर फ्रेंड कर देता हूँ और यहाँ पर ही वापस अगर मैं फ्रेंड फंक्शन बनाता हूँ गेट डेटा, और ठीक है, या तो ये कर सकते हो या क्या कर दो, यहाँ पर डेटा सेट करने के बाद सी आउट करवा दो बस। और क्या, ये करने के बाद तुम इसको रन करोगे। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने ये रन किया नहीं। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सपोज, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ही लिया, अगर सपोज क्या नाम है, ए का। ए का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया A2, और मैंने A2 डॉट यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, सेट डेटा, और इसको रन करता हूँ। मेरा आंसर 13 आ गया। क्यों आया? मैंने क्या किया, रन कैसे किया सुनना। पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया A2 और सेट डाटा के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला था कि ये ऐसा फंक्शन होगा जिसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट डाला, मेरा काम हो गया। सिंपल। मैंने क्या किया भाई, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना केवल इस क्लास में था, बट फ्रेंड को यूज करके मैं उसको बाहर भी डिफाइन कर पाया और उसको यूज कर पाया उस मेंबर फंक्शन को जो कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से बंधे हुए थे। ठीक है, और इसको कैसे करना है, फ्रेंड कीवर्ड लिखना है, डेटा टाइप लिखना है फंक्शन का नाम लिखना है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालना है उस क्लास का बस, और उसको नीचे आकर तुम्हें और एक्सटेंड करके डिफाइन करना है। आई थिंक तुम समझ गए हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड क्लास, जिस तरीके से फ्रेंड फंक्शन था उसी तरीके से तुम्हारी फ्रेंड क्लास वर्क करती है, बट डिफरेंस क्या है बताता हूँ फटाफट से। फ्रेंड क्लास वो भी कर सकती है कि जो दूसरी क्लास है उसके सारे एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स के, उसको एक्सेस कर सकती है जब भी उसको ज़रूरत हो। और वो कैसे होता है, कुछ भी नहीं करना, आपको एक फ्रेंड क्लास बनानी है पब्लिक के अंदर ABC, और उस क्लास में जब तुम डिफाइन करोगे ना, तब तुम क्या कर सकते हो, इसके जो प्राइवेट मेंबर है उसको एक्सेस कर सकते हो। क्या ऐसा याद रखना है तुम्हें, सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ये अपन ने किया, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर ये लिखने की जगह अब मैं यहाँ पर लिख देता फ्रेंड ABC, और ये फंक्शन की जगह अब मैं क्या करूँगा, क्लास ABC बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक में जाऊँगा, और क्या करूँगा मैं, एक फंक्शन बनाऊंगा void print। अब void print क्या करेगा वो देखते हैं। void print सी आउट कर देगा, void print क्या कर देगा, void print तुम्हारा सी आउट करेगा, बट उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा प्रिंट में, किसका, इस वाली क्लास का, ए का। तुमने सपोज ए ऑब्जेक्ट ले लिया, तो सी आउट क्या करेगा, ए डॉट ए, या इसे अगर मैं A1 कर देता हूँ तो ज़्यादा इजी रहता है वो, A1 डॉट ए हो जाता है अगर, और प्लस वो क्या कर देगा, A1 डॉट बी कर देगा, और ये एंटर कर। तो ये क्या है, वॉइड प्रिंट का एक तुम्हारा हो जाता है सीन। ठीक है, और यहाँ पर ये तो है ही। ठीक है ना? अब यहाँ तुमने क्या करा, अगर यहाँ पर, ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ
यहाँ पर हमने क्या किया, ABC के अंदर जो क्लास थी उसका मैंने A2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और जो कि मैं यहाँ पर देख भी रहा था, ठीक है। और एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया A का, सपोज A1 बना दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, A1 का जो तुम्हारा इसका ऑब्जेक्ट है ABC का, ये ABC का A2 ऑब्जेक्ट बनाया ना, ABC का जो A2 ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, या तुम ये कह सकते हो ABC डॉट जो प्रिंट है उसमें ऑब्जेक्ट 2 डाल दो, यानी आप उसमें A1 डाल दो। तो ये जो तुम करोगे ना, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो क्लासेस है उसको थोड़ा आपने क्या किया, बेसिकली मैं बता देता हूँ। जो आपने क्लास A बनाई उसकी तुमने फ्रेंड बना दी क्लास ABC, यानी इसके जो भी प्राइवेट मेंबर्स है ना उसको आराम से एक्सेस कर सकती है ABC। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये खेल है बस, और कोई खेल नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपने ABC का क्या किया, OBJ बनाया, ठीक है। तो हमने ये किया कि भाई ABC का हमने A2 बना दिया, फिर हमने बोला XYZ है, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट 2। आपने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट 2। और यहाँ मैंने पहले, अगर इसमें भी मैंने सपोज पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दे दी कोई, जैसे अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने अगर दे दी हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉइड प्रिंट, ठीक है। ये सेम मेरे साथ हो रहा था यहाँ नीचे, ठीक है, A1, ठीक है, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखो ढंग से सुनना, देखो आ गया क्या समझ में। तुमने क्या किया, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया ना, तुम्हें फ्रेंड डिक्लेयर किया, फिर यहाँ तुमने एक ऑब्जेक्ट लिया A1 का, तो कुछ नहीं करना तुम्हें। अब तुम्हें जब पता है तो क्या होगा कि तुमने जो A2 बनाया है ना ABC का, उसका तुम प्रिंट में क्या करोगे, A1 पास कर दोगे। ये ऑब्जेक्ट है खुद, बस इतना ही करना है तुम्हें। तुमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए, पहले तुमने अपनी नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर तुमने एक फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर तुमने क्या बोला कि जो तुम्हारी फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका प्रिंट फंक्शन लगाओ, और उस प्रिंट फंक्शन में क्या लेगा, केवल A1 का ऑब्जेक्ट लेगा। तुमने ले लिया, जैसे तुम इसको रन करोगे ना, तुम्हारा आंसर भी तुम्हें पता लग जाएगा। ये कह रहा है ABC में एरर है, यहाँ एरर है, वो एरर है, क्या एरर आ रही है। सेव करो और वापस रन करो, फिर एरर आ रही है, फ्रेंड कह रहा है ABC does not name a type। हाँ सॉरी, फ्रेंड क्लास है ना, तो यहाँ फ्रेंड क्लास ABC आएगा, सॉरी फॉर माय बैड। यहाँ जब फ्रेंड क्लास ABC लिखेंगे तो तुम्हारा ये रन हो गया, और यहाँ 4 आंसर आ गया। तो सिंटेक्स क्या है, फ्रेंड, फिर क्लास का नाम, फिर उस क्लास को आप डिक्लेयर करोगे आगे, और उसके जो भी फंक्शन आप यूज करोगे उसमें आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पास करोगे, किसका, प्रीवियस क्लास का, ठीक है, जो फ्रेंड जिसमें आपने डिक्लेयर किया उसका। फिर आप उसको ऐसे नॉर्मल तरीके से काम ले सकते हो। सिंपल खेल है, सब समझ गए होगे, ठीक है। फिर तुमने मेन फंक्शन में क्या किया, दोनों का एक एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर लेकिन जो तुमने जिसको तुमने फ्रेंड बनाया था ना, उस क्लास को क्या करोगे, उस क्लास का जब तुम फंक्शन यूज करोगे तो उसके अंदर आप पेरेंट जो भी तुमने बनाया था, जो तुम्हारी क्लास A थी, इसका ही ऑब्जेक्ट डालोगे, तो तुम्हारा आंसर नहीं वो ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 आंसर आना था, आ गया, ठीक है। तो ये फ्रेंड हो गई, ये फ्रेंड क्लास हो गई। अब आ जाता है तुम्हारा दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। देखो सपोज तुम्हारा A क्लास है और एक तुम्हारी B क्लास है। अब A और B क्लास में दोनों में A वेरिएबल है भाई, ठीक है, दोनों में A वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A दिस पॉइंटर से कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अगर बेसिक समझना है दिस पॉइंटर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्लियर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, लिख देते हैं अपन दिस डॉट सी दिस 12 हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम आ गया। इतना तो आई थिंक कोई आपको नींद में से उठा के पूछे तो भी अब तुम्हें याद हो गया होगा, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या, वो देखो, यहाँ अगर मैंने कोई क्लास बनाई, सपोज क्लास A बनाई, ठीक है, मेरे को तो यही पसंद है, मैं यही बनाऊंगा। अब मैंने क्या किया, ढंग से सुनना, यहाँ मैंने कोई प्राइवेट तुम्हारा बना दिया, और इसमें मैंने तुम्हारा इंट A और इंट B तुम्हें दे दिया,
कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पब्लिक जाने के बाद जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, सपोज मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। और इसमें भी मैंने क्या ले लिया, इंट ए कॉमा इंट बी ले लिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब अगर मैं a इक्वल टू ए करता हूँ और आपका b इक्वल टू बी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसको अगर मैं रन कर देता हूँ, यहाँ अगर सपोज मैं आया, मैंने क्या किया, a का एक ऑब्जेक्ट बनाया a1, और मैंने क्या किया, a1 बनाने के बाद भाई a था, a का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया a1, ठीक है। ये कह रहा है नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हाँ तो हमें पता है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे 12,3,4 की। और यहाँ हमने क्या करें, फंक्शन बना देते हैं हम, जो कि हो जाएगा void give out, मतलब आउटपुट दे दो। और इसमें क्या होगा, सी आउट में a प्लस जी बच्चों से पूछ लेंगे। अब इसको हम करेंगे, और जब हम इसका a1 डॉट गिव आउटपुट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए को पता है क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये वाले ए को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये कह रहा है इस वाले ए की वैल्यू तुम कैसे दे सकते हो, तो अपने हम इसको क्या बताएंगे, हम इसको बताएंगे कि भाई ये जो ए है ना, ये ऊपर वाला ए है, ये वाला ए नहीं है। कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ दिस लगाएंगे और एक एरो लगा देंगे बस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस लगाएंगे ऊपर वाला। इससे क्या पता लगा कि भाई ये जो ए है ना, ये ऊपर वाला ए है, दिस हमारा, मतलब ये हमारा ए है पूरी क्लास का, तुम फंक्शन तो बाद में आए हो, तो ये तुमने इसको बता दिया। फिर तुमने इसको वापस रन करोगे तो अब तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, जो कि 46 सही आंसर है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना दिस पॉइंटर क्या काम आ रहा है। ये नहीं बता रहा है इम्प्लिसिटली, एकदम अंडरग्राउंड तरीके से बता रहा है कि भाई ये जो ए है, ये वाला ए है इस क्लास का, तुम कहाँ यूज कर रहे हो इस ए को, ठीक है। हमारा ए है इस क्लास का, फंक्शन का ए नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिस लगा दिया, दिस पॉइंटर। आई होप समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आपने 2 यूनिट्स पूरी हो चुकी है। सी यू सून इन सम अपकमिंग वीडियोज। दिस हर्षवर्धन शाइनिंग